Hello friends, good evening. Welcome to my channel Learning Mathematics with Sunil Chahal. Today we are going to discuss about rank of a matrix. कोई भी जनरल मैट्रिक्स है आपके पास m by n ऑर्डर की, तो उसका रैंक आपके पास क्या होगा, किस तरह से रैंक को डिफाइन करेंगे। कोई भी मैट्रिक्स गिवन है तो उसका रैंक किस तरह से निकालेंगे डिफरेंट मेथड से, तो वो आज देखने वाले हैं। शुरू करते हैं। रैंक से पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि सब मैट्रिक्स क्या होगी और माइनर क्या होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन है, ए आई जे किस ऑर्डर की है, एम बाई एन ऑर्डर की कोई भी जनरल मैट्रिक्स है आपके पास ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसकी सब मैट्रिक्स से क्या मतलब है कि मान लीजिए ए आपकी एम की वैल्यू मैंने मान ली 3 है और एन की वैल्यू मान ली मैंने 4 है। 3/4 की कोई भी मैट्रिक्स है मान लेता हूँ, तो किस टाइप की होगी, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34, ये एलिमेंट होंगे इसके अंदर। ठीक है ना, 3/4 ऑर्डर की कोई भी जनरल मैट्रिक्स होगी वो किस टाइप की होगी, इस टाइप की होगी। अब इसकी सब मैट्रिक्स की अगर बात करूं तो वो क्या होगी, अगर इन सभी एलिमेंट्स को छोड़ दूं, सिर्फ ये एलिमेंट ले लूं, तो ये आपकी क्या बन रही है, इस मैट्रिक्स का एक छोटा हिस्सा है ना, सबका मतलब क्या है, छोटा। ठीक है, छोटी मैट्रिक्स, इसी के किसी पार्ट को हम मैट्रिक्स बोल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं सिर्फ एक एलिमेंट लूं और उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा आपके पास, ये जो A11 है ये क्या बना रहा है, एक 1 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स ए की। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इसे ना लेकर इन दो को ले लूं, ठीक है, तो ये भी क्या बनाएगा आपके पास, सब मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, पर ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक तो A11 ले लिया और एक A22 ले लिया, ये दो एलिमेंट लेकर आप मैट्रिक्स नहीं बना सकते। ठीक है, मैट्रिक्स तो बना सकते हैं ऐसे कि आपने A11 A22 ऐसे लिख दिया तो ये क्या होगी, एक मैट्रिक्स होगी, रो मैट्रिक्स होगी। ठीक है, जिसके अंदर दो एलिमेंट हैं। ठीक है, लेकिन इस टाइप से ये इसकी सब मैट्रिक्स नहीं होगी। ठीक है ना, ये आपके पास अगर ए मैट्रिक्स दी हुई है तो इसकी सब मैट्रिक्स आप ये नहीं लिख सकते कि A11 A22 ये इसकी एक सब मैट्रिक्स है, ये सब मैट्रिक्स नहीं होगी। तो सब मैट्रिक्स किस तरह मिलेगी आपको कि किसी भी मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स की अगर कोई रो हटा दूं या कोई कॉलम हटा दूं या एक से ज़्यादा रोज और एक से ज़्यादा कॉलम्स को हटा दूं, तो जो भी बचेगा आपके पास वो क्या बचेगी, सब मैट्रिक्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमने A11 लिया था, इसको क्या बोला था, ये क्या है, एक सब मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 1 किसकी, ए की। ठीक है, ए मैट्रिक्स आपकी ये कंप्लीट मैट्रिक्स है, और अगर सिर्फ इसको लूं तो ये क्या बोल रहा हूं मैं, एक सब मैट्रिक्स है ए की। ठीक है, तो इसमें क्या किया है मैंने, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम सबको एक्सक्लूड कर दिया है, सेकंड रो और थर्ड रो को भी एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक है, यानी कि ये क्या कैसे मिली है मुझे, ये सब मैट्रिक्स सेकंड रो और थर्ड रो को हटा दिया है और सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम इनको भी हटा दिया है। तो इनको हटाने के बाद जो भी बचा है मेरे पास वो क्या बन गई, एक सब मैट्रिक्स। ठीक है, अगर सिर्फ ये लूं A11 A12 ये लिया तो इसके अंदर क्या किया मैंने, सेकंड रो और थर्ड रो को हटा दिया, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम को हटा दिया। दो रो और दो कॉलम को हटाने के बाद मुझे क्या मिल गया, एक सब मैट्रिक्स मिल गई। ठीक है, या ये भी कर सकता हूं कि A11 ले लिया और A13 ले लिया, बीच वाली ये जो A12 है इसे नहीं लिया। ठीक है, सिर्फ ये भी क्या बनाएगी आपके पास, A11 A13 ये भी क्या बनाएगी, एक सब मैट्रिक्स बनाएगी ए की। ठीक है, क्या किया इसके अंदर कि सेकंड कॉलम और फोर्थ कॉलम को एक्सक्लूड कर दिया, सेकंड रो और थर्ड रो को भी एक्सक्लूड कर दिया। क्या बचा मेरे पास, A11 बच गया और A13 बच गया। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक सब मैट्रिक्स बनाएंगे ए की। ठीक है, इसी तरह से आप इसे छोड़कर सीधा ये भी ले सकते थे कि A11 के साथ A14 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास गिवन, तो उसकी सब मैट्रिक्स आपको कैसे पता चलेगी, उस मैट्रिक्स की जो गिवन मैट्रिक्स है उसकी कोई रो हटा दें या फिर कोई कॉलम हटा दें या फिर रो और कॉलम दोनों ही चीजें हटा दें कुछ ना कुछ। ठीक है, एक से ज्यादा रो भी हटा सकते हैं, एक से ज्यादा कॉलम भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में आपके पास जो भी बचेगा वो हटाने के बाद वो क्या बचेगी, सब मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्क्वायर सब मैट्रिक्स की बात करें। ठीक है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स, वैसे तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी होती है, जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, अब ए आपके पास क्या है, 3/4 ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स है जनरल। ठीक है, तो ये खुद तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, हम डिटरमिनेंट किसके लिए डिफाइन करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, और माइनर क्या होता है, माइनर भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है, माइनर आपके पास। ठीक है, तो हम माइनर डिफाइन करने वाले हैं कोई भी जनरल मैट्रिक्स ए के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका तो डिटरमिनेंट डिफाइन नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है,
लेकिन इसकी जो सब मैट्रिक्स हैं वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकते हैं ना। एक तो हर एक एलिमेंट, अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट लूँ, ये एलिमेंट लूंगा तो किस टाइप की बनेगी, वन ऑर्डर की, 1/1 की। सिर्फ ये लूंगा तो फिर से 1/1 की मिलेगी, ये लूंगा तो फिर से 1/1 की मिलेगी, यहाँ से भी। यानी कि इस मैट्रिक्स का कोई भी सिंगल एलिमेंट अगर मैं लूँ तो वो क्या बनाएगा, वन ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाएगा एक ही, ठीक है। तो उसके लिए डिटरमिनेंट डिफाइन हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, ये 3/4 की है, 2/2 की भी एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स बन सकती है ना, जिसके अंदर 2 रोज हों और 2 कॉलम्स हों, ठीक है। यानी कि अगर थर्ड और फोर्थ रो कॉलम को हटा दूं और थर्ड रो को हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। ये भी क्या है आपके पास, स्क्वायर सब मैट्रिक्स बन गई ना। सब मैट्रिक्स होगी, 2 कॉलम्स को हटा दिया, एक रो को हटा दिया, सब मैट्रिक्स ऑफ ए आ गई, ठीक है। किस टाइप की आई है, स्क्वायर टाइप की, ठीक है। स्क्वायर टाइप का मतलब क्या है कि 2 ही रोज हैं इसके अंदर, 2 ही कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, इक्वल, ठीक है। तो ये होगी, एक यहाँ से बन गई। अगर मैं सेकंड कॉलम को ही हटा दूं और थर्ड रो को हटा दूं, ठीक है, और फोर्थ कॉलम को भी हटा दिया, यानी कि ये 4 एलिमेंट लूं तो ये भी क्या बनेगी, एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। तो इसी तरह से मैं 2 ऑर्डर की डिफरेंट स्क्वायर सब मैट्रिक्स बना सकता हूं ए के अंदर से, ठीक है। 3 ऑर्डर की भी बना सकता हूं क्योंकि नंबर ऑफ रोज 3 है इसके पास, ठीक है, और कॉलम्स आपके पास 3 से ज्यादा हैं, ठीक है। तो कम से कम 3 कॉलम्स होते अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ अगर आपके पास 2 ही कॉलम होते फिर आप 3 ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स नहीं बना सकते ना, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, कम से कम 3 कॉलम्स भी तो होने चाहिए ना इसके पास। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर 2 ही कॉलम्स हैं तो 3 ऑर्डर की आप स्क्वायर सब मैट्रिक्स नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर 3 ऑर्डर की आप बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, नंबर ऑफ रोज से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक 3/3 की आप बना सकते हैं, 4/4 की यहाँ पर नहीं बना सकते स्क्वायर सब मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि उसके लिए ए के पास आपके पास 4 रोज होनी जरूरी है अगर आप 4 ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं। लेकिन इसके पास 3 ही रोज हैं तो 4 ऑर्डर की तो बनेगी नहीं, यानी कि इसके पास 1 ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनेगी, ए के पास 2 ऑर्डर की भी बनेगी और 3 ऑर्डर की भी बनेगी, ठीक है। तो इस टाइप से हम स्क्वायर सब मैट्रिसेस निकाल सकते हैं। अब अगर ये मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस हैं जो आप सब मैट्रिक्स निकाल रहे हैं तो इनका डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट आपको पता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके लिए आप डिटरमिनेंट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 ऑर्डर की जितने भी इसकी सब मैट्रिक्स हैं उन सब का डिटरमिनेंट आप डिफाइन कर सकते हैं। उन्हें क्या बोलेंगे, 1 ऑर्डर की जितनी भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स हैं उनके डिटरमिनेंट्स को क्या बोलेंगे, माइनर्स ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है, ऑफ ए, ठीक है। ए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, मान लीजिए 3/4 ऑर्डर की है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, जनरली इस टाइप की होगी 3/4 ऑर्डर की, ठीक है। तो इसके लिए 1 ऑर्डर के माइनर का क्या मतलब है कि 1 ऑर्डर की जो भी इसकी स्क्वायर सब मैट्रिसेस बनेगी उनके अगर डिटरमिनेंट ले दूं तो उन्हें क्या बोलूंगा, माइनर्स ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। जितनी भी 2 ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिसेस बनेगी इसकी, उनका अगर डिटरमिनेंट लूं तो उन्हें क्या बोलूंगा, माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। जितनी भी 3 ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिसेस बनेगी उनका अगर डिटरमिनेंट लूं तो वो आपके पास क्या होगा, उन्हें क्या बोलेंगे, माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3 ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। 4 ऑर्डर का तो बन नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर कम से कम 4 रोज और 4 कॉलम्स होने चाहिए उसके लिए, अगर आप 4 ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो अब माइनर डिफाइन करते हैं। वैसे वर्बली तो मैंने बता ही दिया है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसकी अगर स्क्वायर सब मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट लूँ तो उसे क्या बोलते हैं, माइनर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। तो माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा यहाँ पर, माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स, let A be any matrix of order m/n। A क्या है, कोई भी m/n ऑर्डर की जनरल मैट्रिक्स है, ठीक है। देन द determinants of every square सब matrices of A are called minors of A, ठीक है। आपके पास क्या है, ए कोई भी जनरल मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर की, तो उसके माइनर्स क्या होंगे, उसकी जितनी भी स्क्वायर सब मैट्रिसेस हैं उनके जो डिटरमिनेंट्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, माइनर्स ऑफ ए, ठीक है। और उनका ऑर्डर क्या होगा, आपके पास जिस भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स का आपने डिटरमिनेंट लिया है उसका जितना भी ऑर्डर होगा वही आपका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ माइनर, ठीक है। जैसे आपके पास एक कोई भी मैट्रिक्स है 1 3 4
2 3 7, ये आपके पास मान लीजिए 2/3 ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है। ये मैट्रिक्स आपको गिवन है। इसके 1 ऑर्डर के माइनर्स कौन से होंगे? 1 ऑर्डर के लिए माइनर क्या होगी? जितनी भी 1 ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स हैं उनका डिटरमिनेंट, ठीक है। 1 ऑर्डर की अगर सिर्फ 1 को लूँ तो ये क्या बनेगा? एक 1 ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स। सिर्फ 3 को लूँ तो यहाँ से भी क्या बनेगी? 1 ऑर्डर की आपकी स्क्वायर सब मैट्रिक्स। कितनी बनेगी? 1 2 3 4 5 6, 6 आपकी क्या बनेगी? 1 ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स। तो आपके पास 1 ऑर्डर के माइनर्स कितने होंगे इस मैट्रिक्स के पास? 6 माइनर्स, ठीक है। 2 ऑर्डर्स की कितनी बनेगी? 2 ऑर्डर के लिए आपके पास क्या चाहिए? कम से कम 2 रोज चाहिए और 2 कॉलम्स, ठीक है। 2 रोज इसके पास हैं, कॉलम्स 3 हैं, तो इसका मतलब हमने 2 ही कॉलम लेने हैं एक बार में। हमें क्या मिल जाएगी? 2 ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 3, एक तो ये मिल गई 2 नीचे है 3 3, एक तो आपके पास स्क्वायर सब मैट्रिक्स ये होगी। दूसरी क्या होगी? 1 4 2 7, 1 4 2 7, एक आपके पास ये होगी। एक आपके पास क्या होगी? 3 4 3 7, 3 4 3 7, ये भी आपके पास क्या है? 2 ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स। इनके अलावा तो और कोई मैट्रिक्स नहीं होगी ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इनका ऑर्डर चेंज कर दें, 3 3 को पहले लिख दिया और 1 2 को बाद में लिख दिया, ये इसकी स्क्वायर सब मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी, ठीक है। यानी कि जो ऑर्डर आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स के अंदर रोज का और कॉलम्स का है, वही ऑर्डर आपका सब मैट्रिक्स के अंदर भी होना चाहिए, तभी उसे क्या बोलेंगे? स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इनका डिटरमिनेंट ले दूं, इसका डिटरमिनेंट आपके पास क्या होगा? 1 3 2 3, इसका अगर डिटरमिनेंट लूँ किसके इक्वल आएगा? डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट। इनकी प्रोडक्ट करूँगा तो 3 माइनस 6, यानी कि माइनस का 3, ठीक है। इनकी प्रोडक्ट करूँगा तो 7 माइनस 8 माइनस का 1, और इनकी करूँगा तो 21 माइनस 12, आपके पास क्या आएगा? 9, ठीक है। तो ये आपके पास माइनर्स आ गए, -3 -1 और 9, ठीक है। 2 ऑर्डर की जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स थी, इनके जो डिटरमिनेंट्स हैं वो आपके पास क्या हैं? माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2 ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। और जो 1 ऑर्डर के माइनर्स हैं वो तो सीधे आपके यही एलिमेंट्स होंगे, एक 1 होगा, एक 3 होगा, एक 4 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 7 होगा, ठीक है। तो ये आपके पास 1 ऑर्डर के माइनर्स हैं, और ये आपके पास क्या है? 2 ऑर्डर के माइनर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास माइनर। नेक्स्ट आपके पास रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। rank of a matrix. Let A be any matrix of order m by n, ठीक है। m by n ऑर्डर की कोई भी जनरल मैट्रिक्स है आपके पास A, देन A is said to have rank R, ठीक है। A is said to have rank R if फर्स्ट आपके पास क्या होगा? at least it has at least one non-zero minor of order R, ठीक है। A को A का रैंक R कब कहेंगे? A इज ए मैट्रिक्स ऑफ रैंक R कब कहेंगे? फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या होनी चाहिए? इट हैज एटलीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर R, इसके पास कम से कम एक नॉन जीरो माइनर होना चाहिए R ऑर्डर का, ठीक है। R ऑर्डर का मतलब क्या है? कि इसके पास एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स R ऑर्डर की ऐसी होनी चाहिए जिसका डिटरमिनेंट क्या है आपके पास? नॉन जीरो, ठीक है। नॉन जीरो माइनर का क्या मतलब है? कि जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट ले रहे हैं स्क्वायर सब मैट्रिक्स का, उसका डिटरमिनेंट कैसा आना चाहिए? नॉन जीरो। अगर वो डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो माइनर को क्या बोलेंगे? नॉन जीरो माइनर। और अगर आपका डिटरमिनेंट क्या रहा है? जीरो, तो उसे क्या बोलेंगे? जीरो माइनर, ठीक है, ऑफ ऑर्डर R, ठीक है। तो हमें ए मैट्रिक्स का ऑर्डर रैंक R कब कहेंगे? फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या होनी चाहिए? कि इसके पास कम से कम एक माइनर ऐसा होना चाहिए, एक नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर R होना चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड क्या है आपके पास? एंड all the minors of order R plus 1 must be zero minors if any, ठीक है। यानी कि
कोई भी मैट्रिक्स आपके पास m बाई n ऑर्डर की, उसका रैंक r कब कहेंगे? फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या होनी चाहिए कि उसके पास कम से कम एक ऐसा नॉन जीरो माइनर होना चाहिए जिसका ऑर्डर क्या हो आपके पास r, यानी कि r ऑर्डर का कम से कम एक माइनर ऐसा होना चाहिए जो कैसा हो नॉन जीरो, ठीक है। और दूसरी कंडीशन आपके पास क्या होनी चाहिए कि r से बड़े किसी भी ऑर्डर का अगर माइनर आपके पास है ए के अंदर तो वो कैसा होना चाहिए? जीरो माइनर, ठीक है। यानी कि आर से बड़े ऑर्डर के जितने भी माइनर्स होंगे वो सब के सब कैसे होने चाहिए? जीरो माइनर्स होने चाहिए। और आर ऑर्डर का कम से कम एक माइनर ऐसा होना चाहिए जो कि कैसा हो? नॉन जीरो। तो ही हम क्या बोलेंगे? ए मैट्रिक्स का रैंक क्या है? आर है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्लियर होगी। अब अगर आपके पास ए मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, किसी भी ऑर्डर की है, मान लिया मैंने ये 3/3 ऑर्डर की एक जीरो मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। कैसी है ये? 3/3 ऑर्डर की एक जीरो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स। इसका रैंक आपके पास क्या होगा? ठीक है, रैंक क्या है आपके पास कि इट हैज, इस मैट्रिक्स के रैंक को आर कब कहूंगा? इसके पास कम से कम एक नॉन जीरो माइनर होना चाहिए आर ऑर्डर का, ठीक है। इसके माइनर देखो, 3 ऑर्डर का इसका जो माइनर है, यानी कि 3x3 की ये है, इसका अगर डिटरमिनेंट लूं तो वो क्या बनेगा आपके पास? 3 ऑर्डर का माइनर, ठीक है। 3 ऑर्डर का जो इसका माइनर है वो क्या है? जीरो, ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट के अंदर अगर एक रो भी जीरो हो जाती है तो आपका क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट जीरो आता है, ठीक है। इसके अंदर तो तीनों रो जीरो हैं तो जीरो ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब 3 ऑर्डर का जो माइनर है इसका वो क्या है? जीरो। 3 ऑर्डर का इसके अलावा और तो कोई माइनर नहीं होगा, ठीक है। मतलब 3 ऑर्डर के जितने भी माइनर्स थे वो तो सबके सब जीरो हैं, तो रैंक 3 तो नहीं हो सकता इसका, ठीक है। क्योंकि रैंक 3 होने के लिए कम से कम एक 3 ऑर्डर का माइनर ऐसा होना चाहिए जो कैसा हो? नॉन जीरो। तो 3 ऑर्डर तो के जितने भी माइनर्स हैं वो सब कैसे हैं? जीरो माइनर्स, ठीक है। अब 2 ऑर्डर के देखते हैं। कोई भी 2 ऑर्डर का अगर माइनर देखूं, ये देख लो या फिर ये देख लो या फिर ये देख लो या फिर ये देख लो, कोई भी देख लो, आपके पास क्या आएगा? उसके अंदर भी सभी एलिमेंट्स जीरो आ रहे हैं। तो मतलब 2 ऑर्डर के भी जो भी माइनर्स बनेंगे इस मैट्रिक्स के पास वो भी सब के सब कैसे होंगे? जीरो माइनर्स। तो इसका रैंक 2 भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब 1 ऑर्डर के देखो, 1 ऑर्डर का जो आपका माइनर होता है उसके अंदर क्या होता है? जो आपका एलिमेंट आएगा वही आपका क्या होगा? डिटरमिनेंट, ठीक है। यानी कि 1 ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स बनाऊं इसकी तो सब मैट्रिक्स, तो क्या बनेगी? फर्स्ट एलिमेंट से ये मैट्रिक्स बनेगी। और अगर इसका डिटरमिनेंट लूंगा तो क्या आएगा? जीरो का अगर डिटरमिनेंट लूं तो क्या आता है आपके पास? जीरो ही आएगा। जो भी एलिमेंट आता है अगर 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स के अंदर, अगर A11 इस टाइप से कोई भी मैट्रिक्स है उसका अगर डिटरमिनेंट लें तो वो किसके इक्वल आएगा? डिटरमिनेंट को इस तरह से डिनोट करते हैं। तो A11 का अगर डिटरमिनेंट लूँ तो वो किसके इक्वल आता है? A11 के ही इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर 1 ऑर्डर की जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स हैं इस मैट्रिक्स की, उनका अगर सबका डिटरमिनेंट लेकर देखूंगा तो सब के अंदर क्या है? जीरो ही है। तो मतलब उनका डिटरमिनेंट क्या आएगा? जीरो। तो 1 ऑर्डर का भी कोई भी ऐसा माइनर नहीं है जो नॉन जीरो हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि अगर आपकी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है तो उसका रैंक आपका क्या होगा? जीरो ही होगा, क्योंकि 1 भी रैंक नहीं हो सकता। 1 रैंक होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कम से कम एक माइनर ऐसा होना चाहिए 1 ऑर्डर का जो कैसा हो? नॉन जीरो, ठीक है। तो ना ही इसके पास 1 ऑर्डर का कोई भी माइनर नॉन जीरो है, ना ही 2 का है, ना ही 3 का है, ठीक है। तो ये इस मैट्रिक्स का रैंक आपके पास क्या हो जाएगा? जीरो। तो जीरो मैट्रिक्स का रैंक हमेशा क्या मिलेगा आपको? जीरो ही मिलेगा। क्या किसी नॉन जीरो मैट्रिक्स का रैंक जीरो हो सकता है? मान लेते हैं ए कोई भी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। कम से कम एक एलिमेंट तो नॉन जीरो होगा उसके अंदर। नॉन जीरो मैट्रिक्स क्या होगी? जीरो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर सभी के सभी एलिमेंट्स जीरो, ठीक है। नॉन जीरो मैट्रिक्स क्या होगी? जिसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो कि क्या हो? नॉन जीरो, ठीक है। मान लेता हूं मैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी फर्स्ट एलिमेंट को ही नॉन जीरो मान लेते हैं, बाकी सबको अगर मैं जीरो भी ले लूं, ठीक है। ये आपकी 2/4 की एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। इनको नॉन जीरो भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या लेना है? कि नॉन जीरो मैट्रिक्स लेनी है। तो नॉन जीरो के लिए कम से कम एक एलिमेंट तो आपका कैसा होगा? नॉन जीरो होगा। उसे मैंने क्या मान लिया? ये फर्स्ट एलिमेंट है, उसी को नॉन जीरो मान लिया मैंने, बाकी सबको क्या मान लिया? जीरो मान लिया, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं इसका रैंक निकालने की कोशिश करूं तो क्या आएगा आपके पास? रैंक में क्या होगा आपके पास? क्या है आपकी डेफिनेशन रैंक की? इट हैज एटलीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। अगर इसका रैंक आर होगा तो इसके पास कम से कम एक नॉन जीरो माइनर मिलेगा आर ऑर्डर का, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होगी? आर से बड़े ऑर्डर के जितने भी माइनर्स होंगे सबके सब क्या हो जाएंगे आपके पास? जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 2 ऑर्डर के माइनर्स देखूं, 3 ऑर्डर का तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों में जो मिनिमम होगा वही आपका क्या होगा? उतने ही ऑर्डर की आप मैक्सिमम स्क्वायर सब मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 3 ऑर्डर की बनाना चाहूँ तो क्या बना सकता हूँ? उसके लिए मुझे क्या चाहिए? 3 रोज चाहिए, लेकिन मैट्रिक्स के पास ऑलरेडी सिर्फ 2 ही रोज हैं, तीसरी रो कहाँ से लेकर आएंगे, ठीक है। तो अगर 2 रो हैं तो मैक्सिमम आप कितने ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स बना सकते हैं? 2 ही ऑर्डर की, ठीक है।
तो इन दोनों में से जो भी छोटा होगा उतने ही ऑर्डर की मैक्सिमम आप स्क्वायर सब मैट्रिक्स बना सकते हैं। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स जो आपकी m/n ऑर्डर की है उसके अंदर हाईएस्ट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ माइनर क्या होगा आपके पास, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वही आपके पास क्या होगा, हाईएस्ट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ माइनर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट पॉसिबल 2 होगा। ठीक है, तो माइनर का मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है इसके अंदर 2, तो 2 से ही शुरू करते हैं। ठीक है, दो ऑर्डर की कोई भी इसके अंदर स्क्वायर सब मैट्रिक्स लूँ तो उसका डिटरमिनेंट आपके पास क्या आने वाला है, कोई भी दो ऑर्डर की लूंगा तो उसके अंदर सेकंड रो तो आएगी ही, और सेकंड रो के सभी एलिमेंट जीरो हैं, तो दो ऑर्डर का कोई भी अगर मैं डिटरमिनेंट लूँ, माइनर लूँ, तो उसके अंदर क्या होगा, एक रो हमेशा जीरो ही रहेगी, और डिटरमिनेंट के अंदर अगर एक रो या एक कॉलम जीरो हो जाता है तो वो क्या होगा, डिटरमिनेंट आपका जीरो डिटरमिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर दो ऑर्डर की कोई भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स लूंगा तो सबके अंदर क्या आएगी, सेकंड रो तो आनी ही है। ठीक है, और सेकंड रो आएगी तो मतलब उसकी उस डिटरमिनेंट की या उस माइनर की सेकंड रो क्या आएगी, जीरो। तो उस केस में आपके पास तो दो ऑर्डर के जितने भी माइनर्स आएंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, जीरो माइनर्स। ठीक है, तो इसका मतलब इसका रैंक 2 तो नहीं हो सकता। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन से आपके पास एक कम से कम एक नॉन जीरो माइनर होना चाहिए उतने ऑर्डर का। ठीक है, तो यहाँ से इसका रैंक 2 तो नहीं हो सकता, क्या 1 हो सकता है। 1 के लिए 1 ऑर्डर का कम से कम एक ऐसा माइनर होना चाहिए जो नॉन जीरो। ठीक है, 1 ऑर्डर के माइनर्स क्या होंगे, सिर्फ एक एक एलिमेंट लेने हैं इसमें तो, और वही आपका क्या आएगा, डिटरमिनेंट। ठीक है, तो अगर इसका डिटरमिनेंट लूंगा तो ए को हमने नॉन जीरो लिया है, ठीक है ना, तभी तो ये मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ए को अगर नॉन जीरो ले लिया तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, ए ही आएगा, और ये क्या आ गया, एक नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास यहाँ से सेटिस्फाई होगी कि इट हैज एटलीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। ठीक है, 1 ऑर्डर का इसके पास क्या मिलेगा, एक नॉन जीरो माइनर मिल गया। ठीक है, अगर ये एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो सेकंड कंडीशन आपके पास क्या होनी चाहिए कि इससे बड़े ऑर्डर के सभी एलिमेंट्स सभी माइनर्स कैसे होने चाहिए, जीरो माइनर्स। ठीक है, तो इससे बड़े ऑर्डर के हमारे पास जितने भी माइनर्स थे, दो ऑर्डर के थे, वो तो सभी जीरो ही थे। इसका मतलब क्या होगा, कोई भी अगर आप नॉन जीरो मैट्रिक्स ले रहे हैं तो उसका रैंक कम से कम एक तो आपके पास जरूर मिलेगा। ये तो हमने सेकंड रो को पूरा जीरो ले लिया, इसके लिए इसकी वजह से हमारे पास इसका रैंक क्या आ गया, 1 आ गया। अगर मैं जीरो लेने की बजाय कुछ और ले लेता, मान लीजिए यहाँ पर 1 ले लिया, यहाँ पर 2 ले लिया, बाकी सब जीरो ले लिए, तो इसका रैंक क्या हो जाता, फिर 2 हो जाता, क्योंकि ये भी नॉन जीरो एलिमेंट था, ये भी नॉन जीरो एलिमेंट था। ये जो माइनर लेते हम दो ऑर्डर का, ये क्या आ जाता, नॉन जीरो, तो उस केस में आपके पास क्या हो जाता, फिर इसका रैंक 2 हो जाता। ठीक है, तो कोई भी अगर आपके पास नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो उसका रैंक आपके पास कम से कम 1 तो जरूर होगा। ठीक है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, m और n में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम आपका किसी भी मैट्रिक्स का रैंक वहां तक जा सकता है, उससे छोटा रहेगा या उसके इक्वल होगा, और एक से बड़ा रहेगा या उसके इक्वल होगा। ठीक है, अगर मैट्रिक्स नॉन जीरो है तो, अगर मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है तो रैंक आपका जीरो ही होगा। ठीक है, तो यानी कि कोई भी अगर m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो मैक्सिमम पॉसिबल रैंक कितना हो सकता है उसका, m और n में से जो भी छोटी वैल्यू होगी वही आपका क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशंस करेंगे। अब ये तो मुश्किल तरीका है ना, अगर आपके पास कोई भी मान लो 6 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स दे दी, और 6x6 की दे दी, चलो मैट्रिक्स कि A11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, अप टू A16 तक। ऐसे यहाँ पर A61 हो गया, A62 हो गया, अप टू A66 तक। ये आपके पास 6 ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स दे दी, और इससे अगर आपका रैंक पूछे इसका क्या होगा, तो आप 6 ऑर्डर का पहले क्या करेंगे, 6 ऑर्डर का माइनर निकालें, उसका डिटरमिनेंट निकालें, फिर पता करें कि वो जीरो है या नॉन जीरो है। अगर जीरो आ गया तो फिर 5 ऑर्डर के सारे निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अगर वो भी सभी जीरो आ गए तो फिर 4 ऑर्डर के भी सारे निकालने पड़ेंगे, वो भी सभी जीरो आ गए तो फिर 3 ऑर्डर के सारे निकालने पड़ेंगे, चेक करना पड़ेगा कौन सा नॉन जीरो है। ठीक है, तो उस केस में आप ऐसे निकाल नहीं सकते, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक डिफरेंट मेथड पता करेंगे अब कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक किस तरह से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपकी यही रहेगी रैंक की कि आपके पास माइनर क्या होगा, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है उसका रैंक आर कब कहेंगे कि उसके पास कम से कम एक नॉन जीरो माइनर होना चाहिए आर ऑर्डर का, और r+1 ऑर्डर के जितने भी माइनर्स होंगे वो सब के सब क्या होंगे, जीरो माइनर्स। ठीक है, अब रैंक निकालने के लिए एक डिफरेंट मेथड का यूज करेंगे। वो मेथड पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं। किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशंस का क्या मतलब, मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, ए मैट्रिक्स जनरल है कि A11 12 1n, A21 22 2n, AM1 M2 Mn। ठीक है, ये है आपके पास कोई भी m/n ऑर्डर की जनरल मैट्रिक्स है। ठीक है,
तो फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन में इस मैट्रिक्स के ऊपर क्या लगा सकता हूँ कि इस मैट्रिक्स की किन्हीं भी दो रोज को अगर मैं आपस में इंटरचेंज कर दूं या फिर किन्हीं भी दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दूं तो वो आपके पास क्या होता है कि उसे क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन रो, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन कॉलम। ठीक है, अगर किन्हीं दो रोज को आपस में चेंज कर रहा हूँ इंटरचेंज तो उसे क्या बोलूंगा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। और किन्हीं दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ तो उसे क्या बोलूंगा, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, अगर किन्हीं दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं तो उसे किस तरह से डिनोट करूंगा, मान लो ith और jth रो को मैं आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं तो क्या लिखूंगा, ri rj। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ith रो को jth रो के साथ इंटरचेंज कर दिया, या फिर इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में rij। ठीक है, ये भी किसको डिनोट कर रहा है, ith और jth रो को हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, इस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन। किसी भी मैट्रिक्स की दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर दूं या फिर दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दूं तो उसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, अगर कॉलम्स को इंटरचेंज करूं, ith कॉलम और jth कॉलम को अगर इंटरचेंज करूंगा तो उसे किस तरह से डिनोट करूंगा, CI यानी कि ith कॉलम और jth कॉलम को हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, CIJ। ठीक है, यानी कि ith कॉलम और jth कॉलम को आपस में क्या कर दिया, हमने इंटरचेंज कर दिया। ये है आपके पास फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स की रोज के ऊपर या कॉलम्स के ऊपर फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है आपके पास, कि उनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड आपके पास क्या होगा, सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है कि इसकी किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को एक नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर देना, उसे भी क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, तो सेकंड ऑपरेशन क्या होगा कि किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी नॉन जीरो स्केलर से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, उसे डिनोट किस तरह से करेंगे, या तो ऐसे लिख सकते हैं, मान लो कि मैंने ith रो को k से मल्टीप्लाई कर दिया, k क्या है, कोई भी नॉन जीरो स्केलर है। ठीक है, तो इसे किस तरह से लिखूंगा, ri k टाइम्स ri। ठीक है, ri को किसके अंदर चेंज कर दिया, k टाइम्स ri के अंदर चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से डिनोट कर सकता हूं मैं किसी भी रो को, अगर मैं किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इस तरह से लिख सकता हूं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिख सकता हूं, ri ब्रैकेट में ये k लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स की ith रो को मैंने k से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, k क्या है, कोई भी नॉन जीरो नंबर है, जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप, किसी भी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है आपके पास, एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, कॉलम को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो उसके केस में क्या रखेंगे, CI। अगर ith कॉलम को k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो k टाइम्स CI ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ कि CI k। ठीक है, यानी कि ith कॉलम को k से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन आपके पास क्या होता है कि मैट्रिक्स A की किसी भी रो के अंदर किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स को किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर दूं तो उस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे, वो भी एक क्या होगा आपके पास, एलिमेंट्री ऑपरेशन ही होगा। ठीक है, तीन तरह के ऑपरेशन होंगे। फर्स्ट आपके पास क्या होगा, किन्हीं भी दो रोज को या किन्हीं भी दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दूं, वो भी क्या होगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन। सेकंड आपके पास क्या होता है, किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी आपके पास क्या होगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन। और थर्ड आपके पास क्या है, किसी भी रो के अंदर अगर सभी एलिमेंट्स के अंदर क्या ऐड कर दूं, किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स को, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को किसी फिक्स नंबर से, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर दूं, जीरो से भी कर सकते हैं क्योंकि जीरो इन सभी को, मान लो कि सेकंड रो के ऊपर मैंने एक ऑपरेशन लगा दिया कि सेकंड रो के एलिमेंट्स के अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, जीरो टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो के एलिमेंट ऐड कर दिए। ठीक है, और जीरो टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो के एलिमेंट ऐड करने का मतलब क्या है, सभी में जीरो जीरो ऐड कर दिया तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जीरो से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, कोई फायदा नहीं है क्योंकि, ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट्स के अंदर अगर किसी दूसरी रो या दूसरे कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को किसी फिक्स नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर दूं तो वो भी आपके पास क्या होगा, एक एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, इसे किस तरह से डिनोट करेंगे, मान लीजिए कि मैंने ith रो के ऊपर एक ऑपरेशन लगाया है कि इसके अंदर k टाइम्स ऑफ jth रो ऐड कर दी मैंने। ठीक है, यानी कि इसको किस तरह से लिखूंगा फिर, ri इज इक्वल्स टू ri प्लस k टाइम्स ऑफ rj। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास कि ri प्लस k टाइम्स ऑफ rj। तो ये किसको डिनोट कर रहा है कि ith रो के ऊपर हमने एक ऑपरेशन लगाया है जिसके अंदर क्या कर दिया कि ith रो के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, k टाइम्स ऑफ jth रो को ऐड कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपके पास। शॉर्ट फॉर्म में इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ri j k। ठीक है,
ये आपके पास हो गया, यानी कि ith रो के ऊपर ऑपरेशन लगाया है, क्या किया है कि jth रो को k से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया। तो ये आपका किसको डिनोट कर रहा है, इस ऑपरेशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम के ऊपर भी इसी तरह से कर सकते हैं कि ith कॉलम के ऊपर अगर मैंने एक ऑपरेशन लगा दिया कि ci प्लस k टाइम्स ऑफ cj, jth कॉलम को अगर ith कॉलम के अंदर ऐड कर दूं k से मल्टीप्लाई करके, तो वो क्या होगा आपके पास, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन ith कॉलम। ठीक है, अब ये क्या है, इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, रैंक निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं ये आपके डिटरमिनेंट के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालते, यानी कि अगर आपका डिटरमिनेंट जीरो है तो वो जीरो ही रहेगा और नॉन जीरो है तो नॉन जीरो ही रहेगा इन एलिमेंट्री ऑपरेशंस के अप्लाई होने के बाद। ठीक है, हमें क्या डिफाइन किया था रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक आपके पास क्या होगा कि आर, किसी भी मैट्रिक्स के रैंक को आर कब कहेंगे, जब उसके पास कम से कम एक नॉन जीरो माइनर होना चाहिए आर ऑर्डर का, और आर प्लस वन ऑर्डर के सभी माइनर्स कैसे हो जाएं, जीरो हो जाएं। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स है m बाई n ऑर्डर की है और m और n की वैल्यू काफ़ी बड़ी है, ठीक है 5-6 तक चली जाए, तो हम हर एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट निकाल के फिर माइनर चेक करें तो उसमें बहुत लंबा हो जाता है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो हम रैंक नहीं निकाल सकते उस तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स के ऊपर ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे और इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे शॉर्ट फॉर्म के अंदर। ठीक है, और उसके बाद इसकी कुछ रोज या कुछ कॉलम्स जीरो हो जाएंगी ये ऑपरेशंस लगाने के बाद। ठीक है, और फिर डिटरमिनेंट आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप आसानी से बता देंगे कि जितनी भी इसके अंदर नॉन जीरो रोज आएंगी या नॉन जीरो कॉलम्स आएंगे वही आपका क्या हो जाएगा, फिर रैंक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो रोज जीरो हो जाएंगी उनको अगर माइनर के अंदर लेंगे तो वो माइनर जीरो हो जाएंगे सब के सब। ठीक है, तो नॉन जीरो रोज से जो भी माइनर बनेंगे सिर्फ आप उनको चेक करके बता सकते हैं कि आपका रैंक क्या होगा मैट्रिक्स का। ठीक है, और ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं इनसे आपका डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगा, अगर वो जीरो है या नॉन जीरो है, जीरो है तो जीरो ही रहेगा, नॉन जीरो है तो नॉन जीरो ही रहेगा, उस तरह से चेंज नहीं होगा। बाकी चेंज हो सकता है, जैसे आप ith रो को jth रो से अगर चेंज कर दूं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, अगर मान लो इसका डिटरमिनेंट है ये अगर n क्रॉस n की ही होती, ठीक है मान लीजिए कि n क्रॉस n की ही थी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट ले सकते हैं। जब हमने डिटरमिनेंट किया तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी थी डिटरमिनेंट की, अगर डिटरमिनेंट की किन्हीं भी दो रोज को या किन्हीं भी दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दूं तो डिटरमिनेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव साइन का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यानी कि जो पहले वाला ओरिजिनल डिटरमिनेंट था उसका नेगेटिव आएगा आपका किन्हीं भी दो रोज को अगर इंटरचेंज करूं या फिर किन्हीं भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करूं। तो ये जो ऑपरेशन है फर्स्ट वाला, इससे सिर्फ क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आपके डिटरमिनेंट के ऊपर कि वो क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज होगा सिर्फ। ठीक है, वो जीरो नहीं हो सकता अगर नॉन जीरो है तो, और अगर जीरो है तो वो नॉन जीरो नहीं बन सकता। ठीक है, सिर्फ क्या चेंज आता है इस ऑपरेशन से, माइनस का चेंज आएगा। ठीक है, जो सेकंड ऑपरेशन है इससे आपके पास क्या चेंज आता है, अगर किसी भी डिटरमिनेंट की किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को किसी फिक्स नॉन जीरो नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्टिंग डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, ओरिजिनल डिटरमिनेंट का k टाइम्स आएगा। ठीक है, और k हमने कैसा लिया यहाँ पर, नॉन जीरो। ठीक है, तो अगर आपका डिटरमिनेंट ऑलरेडी जीरो है उसको किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, और अगर नॉन जीरो है उसको किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नॉन जीरो ही रहेगा, जीरो तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो ये जो आपकी क्या है, ये जो सेकंड वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन है इससे सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा आपके डिटरमिनेंट के ऊपर, k टाइम्स हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ से भी अगर जीरो है तो जीरो ही रहेगा, नॉन जीरो है तो नॉन जीरो ही रहेगा, यानी कि यहाँ पर इस ऑपरेशन से भी डिटरमिनेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्स्ट वाले से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, जीरो था तो जीरो ही रहता है, नॉन जीरो था तो नॉन जीरो ही रहता है। ठीक है, और थर्ड वाले ऑपरेशन से, ठीक है ये जो ऑपरेशन है जब डिटरमिनेंट किया तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी भी की थी कि डिटरमिनेंट की किसी भी एक रो के अंदर किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स को अगर किसी फिक्स नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर दूं तो क्या रहेगा, डिटरमिनेंट अनअल्टर्ड रहेगा। ठीक है, यानी कि डिटरमिनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो ऑपरेशन है इससे डिटरमिनेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जीरो है तो जीरो रहेगा, नॉन जीरो है तो नॉन जीरो रहेगा। ठीक है, उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, अगर नॉन जीरो है इनके अंदर वैल्यू चेंज हो रही है फर्स्ट और सेकंड के अंदर, अगर नॉन जीरो है तो उसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है इनके अंदर, इसके अंदर नेगेटिव साइन हो जाता है उसका और इसके अंदर वैल्यू k टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जीरो है तो जीरो रहेगा, नॉन जीरो है तो नॉन जीरो रहेगा। जो थर्ड ऑपरेशन है इसके अंदर वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, अगर नॉन जीरो की कुछ वैल्यू है तो वही वैल्यू रहेगी, ये ऑपरेशन लगाने के बाद भी कोई चेंज नहीं आएगा उसके अंदर। ठीक है, तो ये जो तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं इनका यूज करने से आपके इसके किसी भी डिटरमिनेंट कोई भी माइनर लूँ इसका तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, वो जीरो माइनर है तो जीरो ही रहेगा, नॉन जीरो माइनर है तो नॉन जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो हम इन ऑपरेशंस की हेल्प से किसी भी मैट्रिक्स को
एक स्पेशल फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे, उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, या तो रो एक्लन फॉर्म बोलेंगे या फिर कॉलम एक्लन फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, अगर रो ऑपरेशन से वो मैट्रिक्स लेकर आएंगे तो वो क्या बनेगी, रो एक्लन फॉर्म, और कॉलम ऑपरेशन से मैट्रिक्स लेकर आएंगे तो क्या बनेगी, कॉलम एक्लन फॉर्म। तो पहले जान लेते हैं कि रो एक्लन फॉर्म क्या होगी या फिर कॉलम एक्लन फॉर्म क्या होगी, और फिर उसके बाद जानेंगे कि रो एक्लन फॉर्म अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स की आ गई है तो फिर आप रैंक कैसे बताएंगे उसका। ठीक है, रो स्पेलिंग की दिक्कत होगी भाई, चलो जो भी है। रो एक्लन फॉर्म स्पेलिंग देख लेना, शायद थोड़ी गलत हो सकती है। अच्छा, ये इंटरचेंज हो गए थोड़े। रो एक्लन फॉर्म, किसी भी मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में कब कहेंगे, एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n इज सेड टू बी इन रो एक्लन फॉर्म इफ एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, ठीक है, इज सेड टू बी इन रो एक्लन फॉर्म इफ आपके पास कुछ कंडीशंस हैं, अगर ये उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है तो इसे क्या बोलेंगे, रो एक्लन फॉर्म के अंदर बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एवरी नॉन जीरो रो मस्ट बी 1। ठीक है, कोई भी नॉन जीरो रो है आपके पास तो उसका जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एंड दिस एलिमेंट इज कॉल्ड लीडिंग एलिमेंट ऑफ द रो। ठीक है, या फिर इसे पाइवोट एलिमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर आपके पास मैट्रिक्स के अंदर नॉन जीरो रो है तो उसका जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एंड दिस एलिमेंट इज कॉल्ड लीडिंग एलिमेंट ऑफ द रो। ठीक है, उस रो का लीडिंग एलिमेंट कहेंगे इसे, या फिर क्या कहेंगे, पाइवोट एलिमेंट। ठीक है, सेकंड कंडीशन आपके पास क्या होनी चाहिए कि नंबर ऑफ जीरोज preceding to leading element, यानी कि किसी भी रो का जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होता है वो क्या था, 1। उससे पहले उस रो के अंदर फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट से पहले जितनी भी जीरोज हैं, नंबर ऑफ जीरोज प्रीसीडिंग टू लीडिंग एलिमेंट इन एनी रो इज less than the number of such zeros in succeeding rows। ठीक है, क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज प्रीसीडिंग टू द लीडिंग एलिमेंट, लीडिंग एलिमेंट से पहले नंबर ऑफ जीरोज किसी भी रो के अंदर क्या होंगी, लेस देन होंगी द नंबर ऑफ सच जीरोज इन सक्सीडिंग रो। ठीक है, यानी कि उससे नेक्स्ट जो रो होगी उसके अंदर लीडिंग एलिमेंट से पहले जितनी भी जीरोज होंगी उससे कम होंगी उससे पहले वाली में। ठीक है, यानी कि अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूं तो फर्स्ट रो के अंदर लीडिंग एलिमेंट से पहले जितनी भी जीरोज होंगी सेकंड रो के अंदर उससे
ज़्यादा जीरो होनी चाहिए लीडिंग एलिमेंट से पहले, थर्ड रो के अंदर सेकंड से ज़्यादा होनी चाहिए, फोर्थ रो के अंदर थर्ड से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है आपके पास कि किसी भी रो के अंदर लीडिंग एलिमेंट से पहले जितनी भी जीरोज हैं वो क्या होंगी, हमेशा लेस देन होंगी नंबर ऑफ सच जीरोज इन सक्सीडिंग रोज। उससे आगे आने वाली जितनी भी रोज हैं उन सब में इस तरह की जो जीरोज हैं लीडिंग एलिमेंट से पहले वाली जो भी जीरोज हैं उनकी जो काउंटिंग है उससे कम होंगी किसी भी रो के अंदर जो उनसे पहले आ चुकी है उसके अंदर। ठीक है, और थर्ड आपके पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो इसी से आप निकाल सकते हैं कि इसमें क्या कहा गया कि नंबर ऑफ जीरोज प्रीसीडिंग टू लीडिंग एलिमेंट। ठीक है, यानी कि इस तरह से अगर आप देखें तो फर्स्ट रो में जितनी भी जीरोज हैं लीडिंग एलिमेंट से पहले, सेकंड में उससे ज़्यादा होंगी, थर्ड में उससे ज़्यादा होंगी, फोर्थ में उससे ज़्यादा होंगी। ठीक है, इस तरह से चलते जाएंगे तो एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा कि किसी रो के अंदर सभी की सभी जीरोज होंगी। ठीक है, उससे नेक्स्ट अगर कोई रो है तो उसके अंदर भी सभी की सभी जीरो होंगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, थर्ड कंडीशन इससे भी आ जाती है, या फिर अलग से भी लिख सकते हो कि ऑल द नॉन जीरो रोज प्रीसीड्स द जीरो रोज इफ एनी। ठीक है, यानी कि किसी भी उस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी नॉन जीरो रोज हैं वो क्या आएंगी, पहले आएंगी, किन से, जितनी भी जीरो रोज हैं उनसे पहले आएंगी। ठीक है, यानी कि थर्ड कंडीशन आपके पास क्या है, ऑल द नॉन जीरो रोज, ऑल द नॉन जीरो रोज प्रीसीड्स द जीरो रोज। ठीक है, यानी मैट्रिक्स के अंदर अगर कोई भी जीरो रो है तो वो कहाँ पर आएगी, बॉटम के अंदर आएगी। ठीक है, जितनी भी नॉन जीरो रोज हैं वो उससे पहले आ चुकी होंगी। ठीक है, अगर इस टाइप की कोई मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, रो एक्लन फॉर्म में बोलेंगे। ठीक है, ये आ गया आपका पास रो एक्लन फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखना चाहें, इससे पहले चलो एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, ये तो है आपके पास रो एक्लन फॉर्म। इसी से थोड़ी एक कंडीशन और अगर बढ़ा दें तो उसे क्या बोलेंगे, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। ये तो थी रो एक्लन फॉर्म, नेक्स्ट आपके पास रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म के अंदर कब कहेंगे, आपके पास एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n इज सेड टू बी इन रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म इफ आपके पास ये कंडीशन तीनों की तीनों होनी चाहिए कि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एवरी नॉन जीरो रो मस्ट बी वन एंड दिस एलिमेंट इज कॉल्ड आपका लीडिंग एलिमेंट या फिर पाइवोट एलिमेंट। ठीक है, सेकंड कंडीशन आपके पास क्या होनी चाहिए कि नंबर ऑफ जीरोज प्रीसीडिंग टू लीडिंग एलिमेंट इन एनी रो मस्ट बी लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोज इन सक्सीडिंग रोज। ठीक है, थर्ड आपके पास क्या होना चाहिए कि ऑल नॉन जीरो रोज प्रीसीड्स द जीरो रोज इफ एनी। ठीक है, यानी कि अगर मैट्रिक्स के अंदर कोई भी जीरो रो है तो वो कहाँ पर होनी चाहिए, बॉटम के अंदर, और जितनी भी नॉन जीरो रोज हैं वो उससे पहले आ जानी चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन और है, फोर्थ कंडीशन, अगर इसके अंदर इन तीनों के अंदर एक कंडीशन और ऐड कर दूं तो उसे क्या बोल दूंगा फिर, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। वो फोर्थ कंडीशन आपके पास क्या है कि जिस भी कॉलम के अंदर आपका जो ये पाइवोट एलिमेंट है या फिर लीडिंग एलिमेंट है किसी भी रो का आ रहा है, उस कॉलम के अगर सभी एलिमेंट जीरो हैं उसको छोड़कर, पाइवोट एलिमेंट को छोड़कर, तो मैट्रिक्स आपकी कैसी हो जाएगी, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म के अंदर। ठीक है, यानी कि द कॉलम कॉलम कंटेनिंग, कॉलम्स लिखो एक से ज़्यादा होंगे, कॉलम्स कंटेनिंग पाइवोट एलिमेंट्स ऑफ एनी रो। ठीक है, किसी भी रो का, मान लो आपके पास इस टाइप से कोई मैट्रिक्स है 0 1 2 0 0 1 0 0 0, ये मैट्रिक्स है आपके पास। तो फर्स्ट रो के अंदर पाइवोट एलिमेंट कौन सा है, ये वाला, सेकंड वाला। ठीक है, किसके अंदर आ रहा है, ये सेकंड कॉलम के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो द कॉलम्स कंटेनिंग पाइवोट एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, तो फर्स्ट रो का पाइवोट एलिमेंट कौन ले रहा है, सेकंड कॉलम। थर्ड रो का पाइवोट एलिमेंट कौन ले रहा है, थर्ड कॉलम। ठीक है, और सेकंड रो का कौन ले रहा है, थर्ड कॉलम, और थर्ड रो के अंदर कोई भी पाइवोट एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो इस केस में आपके पास क्या है, सेकंड कॉलम के अंदर द कॉलम कंटेनिंग पाइवोट एलिमेंट्स ऑफ एनी रो हैव all the entries 0 except the पाइवोट एलिमेंट। ठीक है,
यानी कि जिस भी कॉलम के अंदर आपका पाइवोट एलिमेंट आ रहा है किसी रो का, तो उस कॉलम के अंदर पाइवोट एलिमेंट के अलावा अगर सभी की सभी एंट्री जीरो हैं तो फिर आपकी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म के अंदर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर इस मैट्रिक्स को देखूं तो सेकंड जो कॉलम है इसके अंदर क्या आ रहा है, फर्स्ट रो का पाइवोट एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, और इस एलिमेंट के अलावा बाकी सभी एंट्रीज क्या है इस कॉलम की, जीरो है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें रो रिड्यूस्ड बोलने के अंदर। लेकिन जो सेकंड है वहां पर अगर देखूं तो सेकंड रो का पाइवोट एलिमेंट क्या है आपका, ये है 1। ठीक है, किस कॉलम के अंदर आ रहा है, थर्ड कॉलम के अंदर। ठीक है, क्या थर्ड कॉलम के अंदर इस पाइवोट एलिमेंट के अलावा बाकी सभी जो एंट्री है वो जीरो है? इससे नीचे वाली एंट्री तो जीरो है, क्या इससे ऊपर वाली जीरो है? नहीं, इससे ऊपर क्या है, 2 है। तो इस कॉलम के अंदर पाइवोट एलिमेंट के अलावा भी एक एंट्री ऐसी है जो कि क्या है, नॉन जीरो है। तो इस मैट्रिक्स को क्या नहीं बोल सकता मैं, रो रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर नहीं बोल सकता। ये जो मैट्रिक्स है 0 1 2 0 0 1 0 0 0, ठीक है, ये आपकी जो मैट्रिक्स थी ये क्या है, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म के अंदर नहीं है। रो एक्लन फॉर्म के अंदर तो है ये। रो एक्लन फॉर्म के अंदर होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए कि आपके पास क्या हो कि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एवरी नॉन जीरो रो मस्ट बी 1। ठीक है, 2 नॉन जीरो रो हैं इसके पास, थर्ड रो तो जीरो ही है, फर्स्ट और सेकंड रो ऐसी हैं जो कि क्या है, नॉन जीरो रोज है। ठीक है, नॉन जीरो रो का क्या मतलब है कि उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, नॉन जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, फर्स्ट और सेकंड रो क्या है आपके पास, नॉन जीरो। ठीक है, और इसके अंदर फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो के अंदर 1 है, इसके अंदर भी फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, 1 है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी एक्लन फॉर्म के लिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ जीरोज प्रीसीडिंग टू लीडिंग एलिमेंट इन एनी रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोज इन सक्सीडिंग रोज। ठीक है, फर्स्ट रो के अंदर एक से पहले यानी कि लीडिंग एलिमेंट से पहले कितनी जीरोज हैं, एक जीरो है। ठीक है, सेकंड रो के अंदर लीडिंग एलिमेंट से पहले कितनी जीरो हैं, 2 जीरोज हैं। ठीक है, थर्ड रो के अंदर लीडिंग एलिमेंट से पहले कितनी जीरो है, लीडिंग एलिमेंट ही नहीं है, सभी की सभी रो एलिमेंट्स क्या है, जीरो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, फर्स्ट रो के अंदर एक जीरो थी, सेकंड रो के अंदर 2 जीरो थी, तो सेकंड से कम है ना इसके अंदर। ठीक है, मतलब ये कंडीशन भी क्या होगी, सेटिस्फाई। ठीक है, थर्ड कंडीशन आपके पास क्या है, ऑल द नॉन जीरो रोज प्रीसीड्स द जीरो रोज। ठीक है, इसके अंदर एक जीरो रो थी, ठीक है, और जितनी भी नॉन जीरो रो थी वो इससे क्या आली, पहले आली। ठीक है, यानी कि थर्ड कंडीशन भी क्या होगी, सेटिस्फाई। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि ये रो एक्लन फॉर्म के अंदर है ये मैट्रिक्स। ठीक है, क्या रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म के अंदर है? रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म के अंदर होने के लिए क्या चाहिए आपको, द कॉलम्स कंटेनिंग पाइवोट एलिमेंट्स। ठीक है, जो भी कॉलम्स पाइवोट एलिमेंट्स को कंटेन कर रहे हैं ऑफ एनी रो हैव ऑल द एंट्रीज जीरो एक्सेप्ट द पाइवोट एलिमेंट। ठीक है, यानी कि वो सारे कॉलम जिनके अंदर पाइवोट एंट्री है किसी भी रो की, उनके अंदर पाइवोट एलिमेंट के अलावा बाकी सभी एंट्रीज कैसी होनी चाहिए, जीरो, तभी हम मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म के अंदर बोलेंगे। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट जो सेकंड कॉलम है इसके अंदर पाइवोट एंट्री आपकी है 1 फर्स्ट रो की, और बाकी सभी एंट्रीज क्या है, जीरो, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है सेकंड कॉलम के अंदर। थर्ड कॉलम आपका जो है इसके अंदर सेकंड रो की पाइवोट एंट्री है। ठीक है, ठीक है, और इसके अंदर इस एंट्री के अलावा भी एक नॉन जीरो एंट्री है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया आपके पास, ये फोर्थ कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं की गई इस मैट्रिक्स के द्वारा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मैट्रिक्स क्या है, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म के अंदर नहीं है, सिर्फ किसके अंदर है, रो एक्लन फॉर्म के अंदर। रो रिड्यूस्ड के अंदर कब होती, जब इस 2 की जगह भी आपके पास क्या हो जाता, जीरो होता, फिर क्या हो जाती है, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म के अंदर हो जाती। ठीक है, तो ये था आपके पास रो एक्लन फॉर्म, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। इसी तरह से आपके पास कॉलम एक्लन फॉर्म और कॉलम रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म होगी। उसके अंदर क्या होने वाला है आपके पास, थोड़ा सा चेंज होगा, चलो जल्दी से देख लेते हैं उसे भी। कॉलम एक्लन फॉर्म, ठीक है, एनी मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m by n इज सेड टू बी इन कॉलम एक्लन फॉर्म। एनी मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m by n इज said to be in column एक्लन फॉर्म इफ, फर्स्ट आपके पास क्या होगा, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ
एनी नॉन जीरो कॉलम शुड बी 1 होनी चाहिए आपके पास। जैसा आपके पास रो के अंदर था कि फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ एनी नॉन जीरो रो कैसे होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ऐसे ही आपके पास कॉलम एक्लन फॉर्म अगर देख रहे हैं तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ एनी नॉन जीरो कॉलम मस्ट भी क्या होनी चाहिए आपके पास, 1। और इसे क्या बोलेंगे, पाइवोट एलिमेंट बोल सकते हैं या फिर लीडिंग एलिमेंट बोल सकते हैं, लीडिंग एंट्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन आपके पास क्या थी कि नंबर ऑफ जीरोज बिफोर लीडिंग एंट्री इन एनी नॉन जीरो कॉलम, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। किससे, उससे आगे आने वाले जितने भी कॉलम्स होंगे उससे। रो के अंदर भी यही था ना कि नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द लीडिंग एंट्री इन एनी रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोज इन सक्सीडिंग रोज, ठीक है। वही आपके पास क्या होगा कि नंबर ऑफ जीरोज बिफोर लीडिंग एंट्री in any column before leading entry in any column must be less than the number of such zeros in succeeding columns, ठीक है, कि नंबर ऑफ जीरोज बिफोर लीडिंग एंट्री इन एनी कॉलम मस्ट बी लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोज इन सक्सीडिंग कॉलम्स, ठीक है। थर्ड आपके पास क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्या था कि जो भी नॉन जीरो रोज थी वो टॉप में आएंगी और जो भी जीरो रोज थी वो क्या आएंगी, बॉटम में आएंगी, ठीक है। इसके अंदर आपके पास क्या होगा, जो भी नॉन जीरो कॉलम्स होंगी वो लेफ्ट साइड में आएंगी और जो भी जीरो कॉलम्स होंगी वो क्या आएंगी, राइट साइड में, बाद में आएंगी, ठीक है। यानी कि इसके अंदर भी क्या होगा कि ऑल द नॉन जीरो कॉलम्स प्रीसीड्स द जीरो कॉलम्स इफ एनी, ठीक है। क्या होगा, ऑल द नॉन जीरो कॉलम्स प्रीसीड्स द जीरो कॉलम्स इफ एनी, ठीक है। यानी कि मैट्रिक्स के अंदर अगर कोई भी जीरो कॉलम प्रेजेंट है तो वो कहां पर आएगा, राइट मोस्ट पोजीशन पर आएगा। लेफ्ट में आपकी क्या आएंगी, नॉन जीरो कॉलम्स आएंगी, ठीक है। यानी कि नॉन जीरो कॉलम्स पहले आएंगी, अगर कोई जीरो कॉलम है तो वो उनके बाद में आएगी, ठीक है। वो किससे आ जाता है, सेकंड से ही आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, लीडिंग एंट्री से पहले जितनी भी जीरोज हैं किसी भी कॉलम के अंदर वो किससे कम होंगी, जो नेक्स्ट कॉलम आएगी उसके अंदर लीडिंग एंट्री से पहले जितनी भी जीरोज हैं उससे कम होंगी, ठीक है। ऐसे यानी कि राइट साइड में जैसे बढ़ते जाएंगे तो लीडिंग एंट्री के पहले जितनी भी जीरोज हैं वो क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब लीडिंग एंट्री आपकी क्या चली जाएगी, लास्ट में चली जाएगी ना नीचे, और उसके बाद जितनी भी कॉलम्स होंगी सब कैसी होंगी, जीरो कॉलम्स, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन आपके पास यही है। ये है आपके पास, अगर इन तीन कंडीशंस को कोई भी मैट्रिक्स फॉलो कर रही है तो उसे क्या बोलेंगे, कॉलम एक्लन फॉर्म के अंदर बोलेंगे, ठीक है। वो मैट्रिक्स किसके अंदर है, कॉलम एक्लन फॉर्म के अंदर, ठीक है। और अगर इन सभी के साथ एक कंडीशन और सेटिस्फाई कर दे, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में क्या हुआ था कि ऑल द कॉलम्स कंटेनिंग पाइवोट एलिमेंट्स ऑफ एनी रो मस्ट हैव ऑल द एंट्रीज जीरो एक्सेप्ट द पाइवोट एंट्री, ठीक है। उसके अंदर ये था, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ऑल द रोज कंटेनिंग पाइवोट एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉलम, ठीक है। वो सभी रोज जो क्या कर रही हैं, किसी भी कॉलम का पाइवोट एलिमेंट को कंटेन कर रही हैं, उसके अंदर पाइवोट एलिमेंट के अलावा बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं अगर जीरो हो जाएं तो फिर उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, कॉलम रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म के अंदर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ कंडीशन आपके क्या पास क्या है कि ऑल द रोज कंटेनिंग पाइवोट एंट्रीज ऑफ एनी कॉलम must have all the entries zero except pivot entry, क्योंकि pivot entry तो 1 होगी ना, ठीक है। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर
अगर कोई भी रो किसी कॉलम की पाइवोट एंट्री को कंटेन कर रही है तो उस एंट्री के अलावा बाकी सभी एंट्रीज अगर उस रो की जीरो हो तो फिर मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी आपकी, कॉलम रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म के अंदर, कॉलम रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। ठीक है, ये दो फॉर्म होगी, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म, कॉलम रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म, रो एक्लन फॉर्म और कॉलम एक्लन फॉर्म। ठीक है, तो इनका यूज क्या है रैंक निकालने में कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है उसके ऊपर जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस इससे पहले हमने डिफाइन किए थे वो एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाकर हम उसे किसके अंदर चेंज करेंगे, या तो रो एक्लन फॉर्म के अंदर चेंज कर लो या फिर कॉलम एक्लन फॉर्म के अंदर चेंज कर लो। ठीक है, रो एक्लन फॉर्म के अंदर चेंज कर ली तो उसके अंदर नॉन जीरो रोज को काउंट कर लो, वही आपका क्या होगा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, इजी हो गया ना अब। या एक तो आप सभी स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, ठीक है, हर एक ऑर्डर की, और फिर पता करो कि किसके अंदर आपका नॉन जीरो माइनर आ रहा है, उससे बड़े ऑर्डर के जितने भी माइनर्स हैं सबके सब कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ये भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा होंगी। आपको क्या करना है, कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है उसका रैंक अगर आपको पता करना है तो क्या करना होगा, उसके लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर उसे किसके अंदर चेंज करो, रो एक्लन फॉर्म के अंदर चेंज करो या फिर कॉलम एक्लन फॉर्म के अंदर चेंज करो। ठीक है, और इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में चेंज करने के बाद उसके अंदर अगर रो एक्लन फॉर्म के अंदर चेंज की है तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आपको क्या बताएंगी, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, और अगर कॉलम एक्लन फॉर्म के अंदर चेंज की है तो नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स आपको क्या बताएंगी, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, एक एग्जांपल कर लेते हैं। आपके पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है, ये इस टाइप से है 1 3 5 7 2 4 3 2 1 3 3 6 2 4 6 2। ठीक है, ये कोई भी मैट्रिक्स आपको दी हुई है 4x4 ऑर्डर की। ठीक है, कम भी कर सकते थे, 3x4 की ले लो, यहाँ तक ले लो। ठीक है, या फिर 4x3 की ले लो, ये वाली ले लो। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, हम 4x4 की ले रहे। एक तो आप ये करो, आपसे पूछा हुआ है कि इस मैट्रिक्स का आपको रैंक बताना है। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हो, या तो पहले 4 ऑर्डर के जितने भी माइनर्स हैं उनका डिटरमिनेंट निकालो, अगर उनमें से कोई एक नॉन जीरो मिल रहा है तो आपका रैंक क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। ठीक है, रैंक फिर क्या हो जाएगा आपका, 4 ही हो जाएगा। एक सेकेंड, इस तरह से तो शायद 4 ही आ जाए। 3 8 9 ये ले लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स है 4x4 ऑर्डर की है। ठीक है, इसका आपको रैंक बताना है। दो तरीके हैं, एक तो आप क्या कर सकते हो, 4 ऑर्डर के जितने भी माइनर्स हैं उनका डिटरमिनेंट निकालो, अगर सबके सब जीरो आ रहे हैं तो फिर 3 का निकालना पड़ेगा, अगर 4 ऑर्डर का नॉन जीरो आ गया तो रैंक आपका 4 ही हो जाएगा। ठीक है, 3 ऑर्डर के जितने भी माइनर्स हैं इसके वो निकालो, उनका डिटरमिनेंट निकालो, अगर सबका डिटरमिनेंट आपका क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, किसी एक का भी नॉन जीरो आ गया तो रैंक आपका 3 ही हो जाएगा। सबका अगर जीरो आ गया तो फिर आपको 2 वाले चेक करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उसके अंदर आप इस तरह से निकाल नहीं सकते, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 पे ही मिल गया तो ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकाला। ठीक है, लेकिन 4x4 ऑर्डर की अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट निकालना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डिटरमिनेंट नहीं निकालेंगे हम, जो हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाए थे उनकी हेल्प से इसे किसके अंदर चेंज करेंगे, रो एक्लन फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे। और हमें पता है कि रो एक्लन फॉर्म के अंदर किसी भी मैट्रिक्स की रो एक्लन फॉर्म के अंदर जितनी भी नॉन जीरो रोज होंगी वही आपका क्या होता है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि इसको रो एक्लन फॉर्म के अंदर चेंज करना है तो किस टाइप से चेंज करेंगे, इसके अंदर फर्स्ट रो के अंदर नॉन जीरो एंट्री कौन सी है, फर्स्ट ही है और 1 भी है। ठीक है, आपकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि कोई भी आपकी नॉन जीरो रो है उसकी जो लीडिंग एंट्री है नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री वो क्या होनी चाहिए, 1। ठीक है, यानी कि ये तो आपकी सेटिस्फाई होगी, इसके अंदर आपको फर्स्ट रो को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। ठीक है, सेकंड रो में आपके पास क्या है कि नॉन जीरो एंट्रीज तो सभी हैं लेकिन 1 नहीं है लीडिंग एंट्री। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या होता है, जो सेकंड कंडीशन थी रो एक्लन फॉर्म के अंदर कि नंबर ऑफ जीरोज बिफोर लीडिंग एंट्री इन एनी रो इज लेस देन द नंबर ऑफ जीरोज इन सक्सीडिंग रोज। ठीक है, इसमें लीडिंग एंट्री से पहले नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, एक भी नहीं है, जीरो एंट्री है। ठीक है, जीरो है, नंबर ऑफ जीरोज जीरो है। ठीक है, तो इसके अंदर कम से कम एक तो होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट हमें जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर अगर हो सकता है इस प्रोसेस के अंदर ये जो सेकंड एलिमेंट है ये भी जीरो हो जाए। ठीक है, लेकिन वो बाद की बात है,
फर्स्ट हमें क्या होना चाहिए कि जो सेकंड रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट तो हमें जीरो करना ही करना पड़ेगा, इसे अगर रो एक्लन फॉर्म के अंदर लाना चाहते हैं तो, ठीक है। और ऐसे ही आपके पास थर्ड रो का भी फर्स्ट एलिमेंट जीरो होना पड़ेगा और फोर्थ रो का भी फर्स्ट एलिमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो। यानी कि हमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ रो पर एक ऑपरेशन लगाना पड़ेगा जिससे हम क्या करें, इसकी फर्स्ट एलिमेंट को जीरो कर दें, ठीक है। यानी कि अगर मैं R2 के ऊपर क्या ऑपरेशन लगा दूं, R2 के ऊपर मैंने क्या ऑपरेशन लगा दिया, R2 प्लस -2 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। अगर R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके और -2 से मल्टीप्लाई करके R2 के अंदर ऐड कर दूं तो जीरो हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या है 2, इसको -2 से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंट्री जीरो, ठीक है। यानी कि सेकंड रो फिर किसके अंदर चेंज हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री उसकी जीरो हो जाएगी, बाद में देखेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, R3 को भी चेंज करना है, R3 की फर्स्ट एंट्री को भी जीरो करना है हमें, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, R3 में से अगर R1 को घटा दूं तो 1 में से 1 घट के आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि R3 के ऊपर भी मैंने क्या ऑपरेशन लगा दिया, R3 प्लस माइनस ऑफ R1, ठीक है, ये लगा दिया। और R4 के ऊपर क्या लगा दिया, R4 प्लस -3 टाइम्स R1, ठीक है, ये ऑपरेशन लगा दिया मैंने। तो यहाँ से क्या हो जाएंगी, R2, R3 और R4 की जो फर्स्ट एंट्री है वो क्या हो जाएंगी, सबकी सब जीरो। यानी कि नई जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बन जाएगी, ये ऑपरेशन लगाने के बाद ऊपर तो क्या रहेगा 1 3 5 7, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। क्या किया था सेकंड के अंदर, इसको -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -6 और इसमें ऐड करूंगा तो -2, ठीक है। यहाँ पर क्या है, -2 से मल्टीप्लाई किया -10, इसमें ऐड करूंगा तो क्या होगा, -10 प्लस का 3 यानी कि -7, ठीक है। यहाँ पर क्या है 7 को -2 से करूंगा तो -14 और प्लस का 2 है तो -12, ठीक है, ये हो गया। थर्ड रो के अंदर क्या ऑपरेशन लगाया है, पहले वाली रो को घटा दिया है इसमें से, ठीक है। यानी कि इसमें से ये करूंगा तो ये तो जीरो होगा, ठीक है। अब 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, R3 में से घटाया है ना, R3 -5 करूंगा, 3 - 5 तो -2 और यहाँ पर 6 - 7 करूंगा तो -1, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, R4 के ऊपर लगाया है -3 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। यानी कि ये फर्स्ट तो एंट्री जीरो होने वाली है। सेकंड आपके पास क्या है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करके -3 से और इसमें ऐड कर दिया, ये क्या होगा, -9, ये प्लस का 7 यानी कि -2, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई किया तो -15 और प्लस का 8 यानी कि क्या होगा, -7 प्लस का 15 और -8 है ना, वो -15 और प्लस का 8 है, ठीक है। यानी कि क्या होगा, -7। यहाँ पर क्या होगा, -21 -3 से क्या है ना 7 को 7 के 21 -21 और प्लस के आपके पास क्या है 9, 21 में से अगर 9 जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, -12, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया है, फर्स्ट ये जो 3 ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये मैट्रिक्स किसके अंदर चेंज होगी, इसके अंदर चेंज होगी, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये रो और ये रो आपकी क्या हो रही है, इक्वल ही हो गई है, ठीक है। ये दोनों रोज कैसी हो गई हैं, सेम हो गई। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अब सेकंड रो हमारे पास आ गई, इसके अंदर लीडिंग एंट्री हम इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट को क्या बनाना है, लीडिंग एंट्री। लीडिंग एंट्री बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए -2 से अगर इसे डिवाइड कर दूं पूरी रो को तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ये 1 बन जाएगा और ये क्या हो जाएगी, लीडिंग एंट्री बन जाएगी, ठीक है। इससे नीचे वाली ऑलरेडी जीरो है, ठीक है। लेकिन इसे लीडिंग बनाने से पहले हम क्या करने वाले हैं, इस पूरी रो को जीरो बना दूंगा क्योंकि ये दोनों रोज तो सेम है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि 4 ऑर्डर का अगर कोई भी माइनर लूंगा उसकी 2 रो अगर सेम हो गई तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि इसका रैंक 4 तो नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता तो मैं फोर्थ रो को जीरो बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, सेकंड रो और ये है आपकी फोर्थ रो। तो फोर्थ रो पे मैंने क्या ऑपरेशन लगा दिया कि R4 प्लस में -R2, ठीक है। R4 में से क्या घटा दिया मैंने, R2 घटा दिया, क्या आ जाएगा, जीरो बन जाएगी ना, क्योंकि यही ये है और यही ये है, ठीक है। यानी कि हमारे पास R4 क्या बन जाएगी, इससे जीरो और वो रहेगा। यानी कि ये ऑपरेशन लगाने के बाद मैट्रिक्स आपकी किसके अंदर चेंज होगी, 1 3 5 7 0 -2 -7 -12 0 0 -2 -1 और ये आपकी 0 0 0 0 ये होगी, यही होगी ना। क्योंकि फोर्थ रो में से अगर सेकंड रो घटाऊंगा तो क्या होगा, जीरो ही होगा ना, क्योंकि दोनों की दोनों रो क्या है, आइडेंटिकल है। फोर्थ में से सेकंड को घटा दिया तो मतलब फोर्थ रो क्या बन गई, अब जीरो रो बन गई, ठीक है। हमें क्या मिल गया, नॉन जीरो रोज क्या है, जीरो रोज से पहले है, ठीक है। ये सभी की सभी क्या है, फर्स्ट रो भी नॉन जीरो है, सेकंड भी नॉन जीरो है, थर्ड भी कैसी है, नॉन जीरो रो है। और यहाँ से मुझे क्या मिल गया है, जो फोर्थ रो है वो जीरो। थर्ड कंडीशन आपके पास क्या थी कि ऑल द नॉन जीरो रोज मस्ट प्रीसीड्स द जीरो रोज इफ एनी।
तो कोई भी इसके पास जीरो रो है उससे पहले ही आ जानी चाहिए सभी की सभी नॉन जीरो रोज। तो इसके पास यही 3 नॉन जीरो रोज हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लीडिंग एंट्री से पहले जितनी भी जीरोज हैं वो किससे कम है, सेकंड रो के अंदर जितनी भी लीडिंग एंट्री से पहले जीरो है उससे कम है। ऐसे यहाँ पर लीडिंग एंट्री से पहले जितनी भी रोज जीरोज हैं वो किससे कम है, इससे नेक्स्ट वाली जो रो है उसके अंदर लीडिंग एंट्री से पहले जितनी भी जीरोज हैं उससे कम, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर लीडिंग एंट्री से पहले जीरो कितनी है, 1, इसके अंदर कितनी है, 2, ठीक है, और नेक्स्ट में तो सभी जीरो ही है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इसके अंदर कितनी है, 3, ठीक है। एक्लन फॉर्म के अंदर तो ये नहीं है, ठीक है, लेकिन इसे हमें पता है कि एक्लन बनाने के लिए कुछ नहीं करना। अब इसको -2 से डिवाइड कर दो, सेकंड रो को पूरी को, थर्ड रो को भी -2 से पूरी को डिवाइड कर दो, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, एक्लन फॉर्म में आ जाएगी। यानी कि मैंने अगर R2 के ऊपर क्या ऑपरेशन लगा दिया, R2 इक्वल टू -1/2 टाइम्स ऑफ R2, ठीक है, इसके अंदर चेंज कर दी, और R3 को भी क्या कर दिया, -1/2 टाइम्स ऑफ R3, ठीक है। अगर ये दो ऑपरेशन लगा दूं सेकंड और थर्ड रो के ऊपर, क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया 1, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1, ठीक है। -2 से डिवाइड किया है तो ये माइनस कैंसिल, यहाँ पर 2 आ जाएगा, -2 से डिवाइड किया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, यहाँ पर क्या आएगा 1/2, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इस फॉर्म में आ गया। अब हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट एंट्री 1 है, फर्स्ट रो की, फर्स्ट नॉन जीरो रो है जिसकी जो लीडिंग एंट्री वो क्या है 1 है, सेकंड नॉन जीरो रो की भी लीडिंग एंट्री क्या है 1, थर्ड नॉन जीरो रो की भी लीडिंग एंट्री क्या है आपके पास 1, ठीक है। और जो जीरो रोज हैं वो इनसे नीचे हैं, तो ये किसके अंदर आ गई, आपकी एक्लन फॉर्म के अंदर आ गई है मैट्रिक्स, ठीक है। सभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना, लीडिंग एंट्रीज आपकी क्या है 1 है, और नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द लीडिंग एंट्री इन एनी रो इज लेस देन द नंबर ऑफ जीरोज सच जीरोज इन सक्सीडिंग रोज, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। थर्ड कंडीशन आपकी जो थी कि जो भी जीरो रोज हैं वो कहाँ पर होंगी, बॉटम के अंदर, और जो भी नॉन जीरो रोज हैं वो उससे पहले आ जाएंगे, ठीक है, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, रो एक्लन फॉर्म के अंदर आ गई है मैट्रिक्स। अब रो एक्लन फॉर्म के अंदर आ गई तो यहाँ पर क्या है, जितनी भी नॉन जीरो रोज होंगी रो एक्लन फॉर्म के अंदर, वही आपका क्या होता है, मैट्रिक्स का रैंक होता है। इसके अंदर नॉन जीरो रोज कितनी है, 3 है, तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो क्या है आपके पास 3, ठीक है। ये क्या है, ये जो मैट्रिक्स आई है वो क्या है, रो इक्विवेलेंट टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने से अगर कोई दूसरी मैट्रिक्स मिल रही है तो वो दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे आपस में, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ठीक है। अगर कॉलम ऑपरेशन लगाने से कोई दूसरी मैट्रिक्स बन रही है, ये तो किसके अंदर चेंज होगी, कॉलम एक्लन फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया मान लो, ठीक है। दो मैट्रिसेस अगर आपस में कैसे मिल रही हैं, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने से कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में मिल जाती है, यानी कि ए के ऊपर कॉलम है, कोई भी कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया तो उससे जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी, कॉलम इक्विवेलेंट टू आपकी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी उसके, ठीक है। तो ये था आपके पास, और दो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस का रैंक आपका क्या होता है, इक्वल, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि इस मैट्रिक्स को हमने किसके अंदर चेंज किया, रो एक्लन फॉर्म के अंदर। ये दोनों मैट्रिक्स कैसी आई हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, क्योंकि क्या किया हमने, सिर्फ रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही लगाई है, ठीक है। तो ये दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका जो रैंक होगा वही इसका रैंक होगा, ठीक है। हमें इसका रैंक निकालना था, इसका निकालना मुश्किल होता, हमने क्या किया, इसको रो एक्लन फॉर्म के अंदर चेंज किया, और फिर क्या किया, इसका जो रैंक है वही इसका रैंक होगा। इसका रैंक क्या होता है आपके पास, कोई भी मैट्रिक्स अगर रो एक्लन फॉर्म के अंदर है या फिर कॉलम एक्लन फॉर्म के अंदर है तो उनका रैंक क्या होता है, रो एक्लन वाली का क्या होगा आपके पास रैंक, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ठीक है। जितनी भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं वही आपका क्या होगा रैंक। और कॉलम एक्लन फॉर्म के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं आप, ठीक है। इसके अंदर आप कॉलम्स नहीं देख सकते, इसके अंदर नॉन जीरो कॉलम्स अगर आप चेक करोगे तो फर्स्ट कॉलम भी नॉन जीरो है, सेकंड कॉलम भी नॉन जीरो है, थर्ड कॉलम भी नॉन जीरो है, फोर्थ कॉलम भी नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो कॉलम्स की जो नंबर है, काउंटिंग है, वो क्या है यहाँ पर 4, लेकिन रैंक क्या है आपके पास 3। किसके अंदर है ये, रो एक्लन फॉर्म के अंदर। तो रो एक्लन फॉर्म के अंदर अगर मैट्रिक्स है तो चेक क्या करना है आपको, नंबर ऑफ रोज देखनी है जो कि नॉन जीरो है, ठीक है, वही आपका रैंक होगा। अगर यही कॉलम एक्लन फॉर्म के अंदर होती तो उस केस में आपको क्या चेक करना था, नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स, ठीक है। तो उस केस में आपको नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स चेक करने थे। कोई भी मैट्रिक्स अगर रो एक्लन फॉर्म के अंदर है तो उसका ट्रांसपोज किसके अंदर होगा, कॉलम एक्लन फॉर्म के अंदर। यानी कि अगर इसका ट्रांसपोज कर दूं क्या आएगा आपके पास, 1357 है, वो इस साइड आएगा 1357, फिर क्या है 017/2 6, 017/2 6, थर्ड क्या है 0011/2, 0011/2, और लास्ट आपके क्या है 0000। ये किसके अंदर है, ये आपकी कॉलम एक्लन फॉर्म के अंदर ही तो है। फर्स्ट एंट्री किसी भी नॉन जीरो, जो फर्स्ट नॉन जीरो कॉलम है उसकी फर्स्ट एंट्री क्या है 1 है, ठीक है। सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ जीरो जिससे ज़्यादा है, थर्ड कॉलम में इससे ज़्यादा है, ठीक है। और जो जीरो रोज है वो जीरो कॉलम से वो क्या है, राइट साइड में है, नॉन जीरो किसके अंदर है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। सभी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं तो ये किसके अंदर है, कॉलम एक्लन फॉर्म के अंदर, ठीक है। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स अगर कॉलम एक्लन फॉर्म के अंदर है तो उसका ट्रांसपोज किसके अंदर होगा,
रो एक्लेन फॉर्म के अंदर, और रो एक्लेन फॉर्म के अंदर है कोई भी मैट्रिक्स तो उसका ट्रांसपोज किसके अंदर होगा, कॉलम एक्लेन फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि किसी भी मैट्रिक्स को रो एक्लेन फॉर्म या कॉलम एक्लेन फॉर्म में किस तरह चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद उसका रैंक किस तरह पता कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन कोई नहीं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।